गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। माय नेम इज़ कृपाली सिसंगिया एंड वेलकम यू इन सरस्वती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। तो बच्चों, अगले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको क्या सिखाया था। यस, चैप्टर नंबर 7, हमारा राष्ट्रीय पक्षी। हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है बच्चों। यस, हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। और मोर के बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दी थी, पूरा का पूरा ऐसे मैंने आपको मोर के बारे में सुनाया था, राइट बच्चों। और समझाया भी था कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर देखने में बहुत आकर्षक होता है, उसके पंख बहुत अच्छे होते हैं, बड़े लंबे होते हैं, घने होते हैं। मोर फल, बीज तथा छोटे मोटे कीड़े खाता है। मोर सबका शत्रु होता है। फिर मोर जब नृत्य कर रहा होता है तब बड़ा आकर्षक लगता है, पर हमें जब वो नृत्य कर रहा हो तब उसके पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उससे वो डर जाता है और नृत्य करना बंद कर देता है। फिर ऐसी कई सारी बातें मैंने आपको मोर के बारे में बताई थी, राइट बच्चों। तो मोर का वजन ज़्यादा होता है, इसलिए मोर ज़्यादा ऊंचा उड़ नहीं पाता, राइट बच्चों। और भारत सरकार ने मोर को हमारा राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था, राइट बच्चों। और वो साल कौन सी थी बच्चों। यस, वो 1963 में भारत सरकार ने मोर को हमारा राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था और उसके शिकार पर प्रतिबंध लगा दी थी बच्चों। क्यों लगाई थी वो भी मैंने आपको बताया था कि वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो हमारे राष्ट्र की जो संपत्ति होती है, मतलब कि कोई चिन्ह होता है और कोई पशु पक्षियों को राष्ट्रीयता का होदा जब मिल जाता है तब उसके शिकार पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक होता है, क्योंकि उसका अस्तित्व टिकाने के लिए ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, राइट बच्चों। तो अब हम इसका अभ्यास करेंगे, राइट। ये अभ्यास हमारी टेक्स्ट बुक में जब हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है तब वहाँ पीछे ही दिया गया होता है एक्सरसाइज, आप उसे बोलते हो, राइट बच्चों। तो आज मैं आपको वो एक्सरसाइज कराने वाली हूँ। जो पाठ आपने समझा है उसी के बारे में क्वेश्चन आंसर होंगे, राइट बच्चों। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, मैं अभी आपको सारी के सारी एक्सरसाइज एक्सप्लेन कर दूँगी। आपको वो अपनी टेक्स्ट बुक में लिखना है, और ये जो बोलने की बारी और लिखने की बारी है वो बच्चों हम कहाँ लिखते हैं। यस, वो हमें हमारी CW में लिखना है, राइट बच्चों। तो बोलने की बारी में फर्स्ट क्वेश्चन, मोर हम सबका मनपसंद पक्षी कैसे बना। वो तो बच्चों आपको ही पता होगा ना, आपको भी पता होगा कि मोर हम सबका मनपसंद पक्षी क्यों है। एक तो वो देखाव में बिल्कुल सब पक्षियों से निराला है, उसका देखाव बहुत आकर्षक है और उसका वर्तन मतलब आचरण भी बहुत अच्छा है, वह उपकारी जीव है, इसीलिए मोर हम सबका मनपसंद पक्षी बना। आप ऐसा भी लिख सकते हो बच्चों कि मोर बहुत अच्छा नृत्य करता है, इसीलिए भी हमें मोर बहुत प्रिय है, राइट बच्चों। तो ये मोर के बारे में था कि मोर हम सबका प्रिय पक्षी क्यों बना। फिर क्वेश्चन नंबर 2, मोर का शरीर कैसा होता है। वो तो बच्चों आपको पता ही है कि मोर का शरीर बहुत भारी होता है, उसके लंबे और घने पंखों के कारण वो ज़्यादा उड़ नहीं सकता, राइट बच्चों। तो मोर का शरीर कैसा होता है। मोर का शरीर भारी होता है। फिर थर्ड क्वेश्चन दिया है कि मोर कब प्रसन्न होकर नाचने लगता है। मोर कब प्रसन्न होता है बच्चों। यस, मैंने आपको बताया था दो वक्त पे मोर प्रसन्न होता है। एक तो पहला वाला, एक कि जब आकाश में बादल घिर जाते हैं, बारिश आने वाली होती है, तब मोर बादल को देखकर नृत्य करने लगता है, राइट बच्चों। और दूसरा कब नाचने लगता है कि जब सूर्य अस्त होने वाला हो, मतलब कि जब सूर्यास्त होने वाला हो तब मोर प्रसन्न होकर नाचने लगता है, राइट। तो हमने 3 क्वेश्चन सीख लिए बच्चों, राइट। अब हम चौथा सीखेंगे कि नाचते मोर के पास हमें क्यों नहीं जाना चाहिए।
बच्चों ये भी मैंने आपको बताया था और अभी मैंने रिकैप में भी बताया कि नाचते मोर के पास क्यों नहीं जाना चाहिए। नाचते मोर के पास जाना नहीं चाहिए क्योंकि हमारे वहाँ जाने से मोर अपना नाच बंद कर देता है और हम वो आकर्षक दृश्य देख नहीं सकते। इसलिए जब मोर नाचता हो तब हमें उसके पास नहीं जाना चाहिए बच्चों। हम उसके पास जाएंगे तो वो अपना नृत्य बंद कर देगा और नृत्य बंद करेगा तो हम देखेंगे कैसे इतना सुंदर डांस, राइट बच्चों। तो जब मोर नाच रहा हो तब हमें उसके पास नहीं जाना चाहिए। मोर का शिकार क्यों बंद कर दिया गया? मोर का शिकार क्यों बंद कर दिया गया बच्चों? ये भी मैंने अभी आपको बताया बच्चों कि मोर का शिकार इसीलिए बंद कर दिया गया है क्योंकि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत सरकार ने सन 1963 में मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया है और इसके शिकार पर भी प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि बच्चों वो अब राष्ट्रीय पक्षी से सम्मानित किया गया है, मतलब उसको राष्ट्रीयता का भी एक ओहदा मिला है, राइट बच्चों। मोर सब पक्षियों में राजा माना गया है अब तो उसके शिकार पर तो प्रतिबंध लगाना चाहिए ना बच्चों। इसीलिए हमारी सरकार ने मोर के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया है, मतलब उसको मारना मना है। जो कोई उसका शिकार करेगा उसको दंड या जुर्माना भरना पड़ेगा, राइट बच्चों। तो सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए? यस। अब मैंने बोलने की बारी सारे क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन कर दिए। इसमें कुल 5 क्वेश्चन आंसर थे। अब हम लिखने की बारी सीखेंगे, उसमें भी 4 क्वेश्चन आंसर है, राइट बच्चों। तो लिखने की बारी में फर्स्ट क्वेश्चन, ये दोनों आप कहाँ लिखोगे? यस, CW में ही लिखना है। लिखने की बारी का फर्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? यस, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राइट बच्चों। ये तो सभी को आना चाहिए। आँख बंद करके भी जवाब दोगे तो भी ये सही ही होगा कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राइट बच्चों। तो उसमें आपको लिखना है कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। दूसरा, मोर को पक्षियों का राजा क्यों कहा गया है? वो भी मैंने आपको बताया था बच्चों कि जो राजा होता है उसके सर पर मुकुट होता है, राइट बच्चों। तो उससे उसकी प्रतिभा में शान आ जाती है कि उसके सर पर मुकुट होता है। तो पक्षियों का भी तो राजा होना चाहिए ना बच्चों। तो मोर के सर पर जो कलगी होती है वो मोर का मुकुट माना जाता है। मुकुट मतलब कि ताज। तो सारे पक्षियों में मोर के माथे पर जो कलगी दी गई है वो बेहद सुंदर लगती है, इसीलिए उसको पक्षियों का राजा माना गया है, राइट बच्चों। ऐसे सुंदर कलगी किसी और पक्षी के पास नहीं है, इसीलिए मोर को पक्षियों का राजा माना गया है। उसके सर पर जो ताज है वो मुकुट, मतलब कि वो जो कलगी थी वो मोर का मुकुट माना जाता है बच्चों। तो इसीलिए मोर को पक्षियों का राजा माना गया है, राइट बच्चों। मोर के पंख कैसे होते हैं? यस, मोर के पंख कैसे होते हैं? मोर के पंख बड़े लंबे होते हैं, मोर के पंख घने होते हैं और उसमें अनगिनत चांद जैसी आकृतियाँ बनी होती है। मैंने यहाँ पे आपको ऐसा चित्र बनाकर भी दिया था कि मोर के पंख पहले तो लंबे होते हैं, राइट बच्चों, ऐसे होते हैं मोर के पंख। फिर अंदर चांद जैसी अनगिनत आकृतियाँ भी होती है, राइट बच्चों। तो ऐसा मोर का पंख होता है, राइट बच्चों। आप गेस करो कि ये मोर का पंख है, तो ये बड़ा लंबा होता है, घना होता है, राइट बच्चों। तो इसके अंदर ये जो चांद जैसी आकृतियाँ है उसके जैसी अनगिनत आकृतियाँ मोर के पंख में पाई जाती है, राइट बच्चों। तो मोर के पंख कैसे होते हैं? मोर के पंख बड़े लंबे होते हैं, मोर के पंख बड़े घने होते हैं
और उसके पंख के अंदर अनगिनत चांद जैसी आकृतियां भी बनी होती है। राइट बच्चों। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 4। मोर को उपकारी पक्षी क्यों कहा गया है बच्चों? ये तो आपको पता ही है कि मोर जो होता है वो सांप का शत्रु होता है, तो वो सांपों से हमारी रक्षा करता है, इसीलिए वो उपकारी जीव हुआ। राइट बच्चों। मोर सांप का शत्रु होता है, वो सांप को मारकर हमें मतलब कि मनुष्यों को सांप से रक्षण देता है, इसीलिए मोर उपकारी जीव है। राइट बच्चों। अब हमारी ये बोलने की बारी और लिखने की बारी कंप्लीट हो गया है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ से लेकर मैं जहाँ तक आपको समझाऊँ ये सारा का सारा पार्ट आपको अपनी टेक्स्ट बुक में ही लिखना है। राइट बच्चों। तो आप किस में लिखोगे? राइट, अपनी टेक्स्ट बुक में। क्वेश्चन नंबर 5। रेखा खींचकर सही मिलान कीजिए। रेखा खींचकर सही मिलान कीजिए मतलब કે જોડકા જોડો। ये तो તમારા ફેવરેટ છે કેમ કે સામે ઓપ્શન આપેલા જ હોય। मैं आपको जोड़का जोड़ो वो आपको समझा रही हूँ। यहाँ पे आपको क दिया गया है और यहाँ पे आपको ख दिया गया है। बच्चों यहाँ पे आप चित्र में देखो, चित्र में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क में देखो पहला दिया गया है, यहाँ पे 1 2 5 दिया गया है, मतलब 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और उसमें पहला है कि मोर की कलगी। तो मोर की कलगी किसके समान होती है? यस, मुकुट के समान होती है। तो एक आंसर आपको यहाँ पे एक एरो लगाकर दिया ही गया है टेक्स्ट बुक में ही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मोर के पंख पर। फिर हमें ख पढ़ना है बच्चों। तो ख में से सारा के सारे पढ़ती हूँ। सांप का शत्रु है, मोर के पंख पर पक्षी सांप का शत्रु है वो नहीं आएगा। राष्ट्र पक्षी बनाया गया है वो भी नहीं आएगा। मुकुट के समान होते हैं वो तो आ गया, तो वो कैसे हम लिख सकते हैं? 2 बार तो आंसर आते नहीं है। फिर चौथा मोर नाचने लगता है वो भी नहीं आएगा। फिर 5वां दिया गया है बच्चों कि मोर के पंख पर अनगिनत चांद जैसी आकृतियाँ दी गई होती है, अनगिनत चांद से बने होते हैं। राइट बच्चों। तो दूसरे में आएगा ये 5वां, क में से दूसरा और ख में से 5वां, ये दोनों को मिलान, ये इन दोनों को जोड़ देना है आपस में। आपको एक एरो बना देना है। तीसरा, आकाश में बादल घिरने पर मोर नाचने लगता है। राइट बच्चों। ये जो सारे के सारे क्वेश्चन आंसर है ये रिलेटेड टू आपकी टेक्स्ट बुक ही होंगे और आपके जो चैप्टर में जो आया है वो ही होगा। मोर सांप का शत्रु होता है। फिर 5वां दिया गया है सन 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया है। राइट बच्चों। तो आपको ये मिलान कीजिए। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? यस, समझ में आ गया क्योंकि ये बहुत आसान है, कुछ दिमाग लड़ाना ही नहीं है। यहाँ पे हमें सारे के सारे आंसर हमने दिए ही गए हैं। राइट बच्चों। तो अब क्वेश्चन नंबर 6, ये हमारे पेज नंबर 41 पे दिया गया है कि सही उत्तर पर रेड का चिन्ह लगाना है। रेड का चिन्ह लगाना है मतलब कि ये क्या हुआ? यस, ये हमारा एमसीक्यू हुआ, मतलब कि इसमें कोई 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, एक क्वेश्चन होगा, बाद में 4 ऑप्शन होंगे। पहला दिया गया है कि मोर की आवाज़ कैसी होती है। आपको तो मालूम ही है बच्चों कि मोर की आवाज़ कैसी होती है। मोर कें कें बोलता है। राइट बच्चों। तो बाकी के ऑप्शन तो हमें पढ़ने ही नहीं है, आपको तो पता ही है कि के ही बोलता है। फिर यहाँ पे कई सारे ऑप्शन क्यों ना दिए गए हो, आपको तो जो सही है वही टिक करना है ना। तो ख में लिखा गया है के, तो आपको वहाँ पे राइट लगाना है। राइट बच्चों। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 2, मोर क्या क्या खाता है बच्चों। आपको तो मैंने अभी बताया कि मोर क्या क्या खाता है। मोर फल खाता है, बीज खाता है और कीड़े खाता है। राइट बच्चों। तो ये ऑप्शन आपको पहले ही याद है कि मोर फल खाता है, बीज खाता है और छोटे छोटे कीड़े खाता है। तो ये
क में दिया गया है आंसर, तो आपको क में राइट लगाना है। राइट बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 6, सही वाक्य चुनकर राइट का निशान लगाओ, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। बच्चों अब आता है भाषा संसार। भाषा संसार मतलब कि वो क्या होता है? यस, वो हमारा ग्रामर टॉपिक होता है। मतलब उसमें क्या होता है? ग्रामर का कोई टॉपिक दिया गया होता है। राइट बच्चों, पहला क्वेश्चन दिया गया है आपको, ये अपनी टेक्स्ट बुक में ही फिल करना है। ओके, तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, उचित वर्ण पर देखो यहाँ पे एक अनुस्वार दिया गया है, शिरोरेखा और उसके ऊपर अनुस्वार। यहाँ पे सूचना में ऐसे दिया गया है, तो इसका अर्थ क्या होता है? इसको कहते हैं अनुस्वार। राइट बच्चों, अनुस्वार और उचित वर्ण पर अनुस्वार या चंद्र बिंदी। अनुस्वार या चंद्र बिंदी लगानी है, लगाकर शब्द को पूरा कीजिए। राइट बच्चों, तो ये आपको करना है, मतलब कि कैसे करना है वो मैं आपको समझाऊंगी ना। पहला दिया गया है पख, तो पख कैसे लिखते हैं? उसके ऊपर करते हैं अनुस्वार और वैसा का वैसा शब्द लिखते हैं। ये लगाना, सिर्फ ये लगाना है या ये लगाना है, इन दोनों में से कोई एक ही लगाना है, तो यहाँ पे ये आएगा। राइट बच्चों, फिर दिया गया है जगल, जगल, तो यहाँ पे आपको अनुस्वार ही लगाना है। ये आपको कैसे पता चलेगा बच्चों? तो मैं अभी आपको समझाऊंगी कि पंख, तो हम बोलते हैं पंख, तो पंख ये तीव्र वर्ण है, मतलब कि आपको बोलोगे ना तो तीव्र सुनाई देगा, कि जो है वो पूरा का पूरा सुनाई देता है। राइट बच्चों, जब तीव्र उसकी ध्वनि निकलती है तब हमें ये अनुस्वार लगाना है। जंगल, अब ऐसे नहीं पढ़ सकते हो जंगल। राइट बच्चों, तो जंगल ऐसे पढ़ते हो तब यहाँ पे आता है अनुस्वार। राइट बच्चों, और एक ऐसा वर्ण दिया गया है, पहले मैं सारे के सारे वर्ण आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाद में बताऊंगी। फिर दिया गया है लंबा, तो वहां पे आपको करना है लंबा। राइट, फिर दिया गया है सुंदर, आपको तो यहाँ पे पाठ ही दिया गया है कि ऐसे वर्ड को के ऊपर यहाँ पे अनुस्वार लगाना है, और फिर यहाँ पे आपको चंद्र बिंदी लगानी है। राइट बच्चों, तो ये सारे में तो यही आएगा, ये आपको पता ही है। पर बच्चों ये सारे मिक्स में दिए गए हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से वर्ण के कौन से शब्द के ऊपर कौन सा चिन्ह लगाना है? राइट, वो अभी आपको बता देती हूँ। सुंदर, सुंदर। राइट बच्चों, तो ये 4 के ऊपर हमने अनुस्वार लगाया, और अब हम चंद्रबिंदी लगाने वाले स्वर व्यंजन देखें, चंद्रबिंदी लगाने वाले शब्द देखेंगे। ऊंचा, ऊंचा दिया गया है बच्चों, तो हम ऊंचा भी बोल सकते हैं, उसके ऊपर कोई तीव्र ध्वनि हमें नहीं निकालनी पड़ती। ऊंचा और ऊंचा ऐसे ही बोलते हैं, तो उसके ऊपर सिर्फ चंद्रबिंदी ही लगानी है। राइट बच्चों, जिसके बोलने पर हमें तीव्र ध्वनि निकालनी पड़ती है, ज्यादा सुनाई देता है, वहां पे डॉट आएगा, मतलब कि अनुस्वार आएगा, और जो हम वैसा ही बोल देते हैं उसके ऊपर सिर्फ चंद्रबिंदी आएगी। राइट, सांप, तो सांप के ऊपर भी આપણે એમ બોલી છી सांप બોલી છી આપણે નહીં ને, સાપને સાપ જ કહી છી, તો આપણે ત્યાં આપણે ચંદ્રબિંદી લગાડવાની, પણ જંગલને જગલ નથી કહેવાતું। રાઈટ, જો જંગલને જગલ જ કહેવાતું હોત તો એની ઉપર ચંદ્રબિંદી આવત, પણ આપણે એમ જ બોલવું પડે જંગલ, તો અનુસ્વાર આપણને તીવ્ર સંભળાય છે। રાઈટ, તો ત્યારે આપણે અનુસ્વાર લગાવશું, અને જ્યારે તીવ્ર ન સંભળાતો હોય ત્યારે આપણે ચંદ્રબિંદી લગાડશું। રાઈટ, આ કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ ગયો મગજમાં? યસ।
फिर दिया गया है चांद, तो यहाँ भी आपको ये चंद्रबिंदी ही लगानी है। फिर गांव, गांव भी हम ऐसे ही बोल देते हैं गांव। राइट बच्चों, तो ये थे हमारे अनुस्वार और चंद्रबिंदी वाले क्वेश्चन नंबर 1। राइट बच्चों, अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। विशेषण शब्दों का संज्ञा के साथ संज्ञा से सही मिलान कीजिए। इसके लिए आपको पहले 2 डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए कि विशेषण की क्या है, संज्ञा विशेषण की डेफिनेशन क्या है। विशेषण मतलब कि वाक्य में जो कोई विशेषता दर्शाने वाला शब्द हो उसे कहते हैं विशेषण, जैसे कि लंबा, छोटा, मोटा, ऊंचा, नीचा, ये सब हुए विशेषण। राइट। और संज्ञा, तो नाम के बदले नाम को संज्ञा कहते हैं। राइट बच्चों, और नाम के बदले जो उपयोग में आते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। पर हमें यहाँ पे 2 ही सीखना है, विशेषण और संज्ञा। विशेषण का संज्ञा के साथ मिलान करना है। राइट बच्चों, तो इसमें जो शब्द दिए गए हैं ना, वो भी आपको इस चैप्टर के ही दिए गए हैं, मतलब कि मोर के ही दिए गए हैं। राइट बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे 2 पार्ट दिए गए हैं। आप चित्र में देखो, 1 और 2, इसमें भी विशेषण और संज्ञा, इसमें भी विशेषण और संज्ञा दिया गया है। राइट। तो रंग बेरंग भी तो क्या होता है, यस, रंग बेरंग भी विशेषण है और संज्ञा में दिए गए हैं पंख, तो पंख को ढूंढकर हमें उसके साथ मिला देना है। तो ये 1 तो हमें दिया ही गया है, बाकी के 3 हमें अपने से करने हैं। सुंदर, तो सुंदर क्या होता है, पक्षी। काले तो बादल, मीठी तो आवाज। राइट। तो ये समझ में आ गया आपको, यहाँ देख देख कर ही करना है। विशेषण और संज्ञा यहाँ पे हम पहुँचे। तो जहरीला, तो सांप होता है, वो कैसा होता है बच्चों, जहरीला मतलब कि वो एकदम झेरी હોય છે सांप। राइट। तो जहरीला तो सांप। चमकीला तो सूरज होता है, वो एकदम चमकदार होता है, एकदम शाइनी होता है। राइट बच्चों। फिर ऊंची तो कलगी। फिर मीठे तो फल। राइट, समझ में आ गया। यहाँ पे 2, यहाँ पे और यहाँ पे विशेषण दिए गए थे, और यहाँ पे और यहाँ पे संज्ञा दी गई। ये आपको अपनी टेक्स्ट बुक में से देख देख कर ही लिखना है। राइट। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3, पढ़िए, समझिए और 2 नए शब्द लिखिए। राइट। तो ये आपको 2 शब्द लिखने हैं, वो हर बार नया टॉपिक आता है इसमें बच्चों, तो आपको वो कैसे करना है वो मैं आपको भी बता देती हूँ। राइट। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पहला दिया गया है रेफ। पहला रेफ दीधेलो છે બરાબર। સૂર્ય, આ યની ઉપર આમ રેફ છે અને એનો એક શબ્દ આપ્યો છે સૂર્ય। તો આપણે એવા 2 શબ્દ હજી બનાવવાના છે। સૂર્ય તો ધર્મ અને કર્મ। राइट बच्चों, तो इन दोनों के ऊपर रेफ आया, इसीलिए ये वाला सही है। ये आपको यहाँ पे ऐसे हम दिया गया है। राइट। जीरो रेखा के ऊपर जो होता है इसे रेफ कहते हैं। राइट। फिर यहाँ पे एक लाइन दिया गया है, ऐसे हम क्रॉस में। प्र हम कैसे पढ़ते हैं, प्र क्र, तो प्र से प्रकार, तो इसके 2 वर्ड हमें और बनाने। प्रकार तो प्रकाश और प्रभात, प्रकाश और प्रभात। राइट बच्चों, तो ये भी सीख लिया, ये भी सीख लिया। अब तीसरी साइन दी गई है, यहाँ से ऐसे आप राष्ट्र लिखते हो तो ट्र के नीचे आता है ना ऐसा चिन्ह। राइट बच्चों, तो इस चिन्ह के उपयोग से हमें 2 वर्ड और लिखने हैं। राष्ट्र, यहाँ पे हमें दिया गया है ट्र।
तो राष्ट्र और उसके 2 वर्ड और बनने हैं, तो ट्रक और ड्रामा। राइट बच्चों, तो ये समझ में आ गया। इन चिन्हों का उपयोग करके आपको ये 2 शब्द बनाने हैं। राइट, समझ में आ गई बात बच्चों। अब पेज नंबर 42। तो बच्चों 42 में क्या दिया गया है? सतरंगी रचनात्मक गतिविधियां। तो उसमें क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन, क्या मोरनी भी मोर की तरह सुंदर होती है? क्या वह भी नाचती है? पता कीजिए। आपको बच्चों को देखना पड़ेगा। मोरनी तो वो एक ઢેલ હોય છે ને, મોર ને ઢેલ, બરાબર? તો આપણે એ જોવાનું છે કે શું એ પણ નાચે છે મોરની જેમ જ, એ પણ આટલી સરસ હોય છે। राइट, वो आपको नेट में उसका वीडियो देखना पड़ेगा। इसका कोई क्वेश्चन का आंसर आपको कहीं पर भी लिखना नहीं है, वो आपको ढूंढना है, सिर्फ सर्च करना है और अपने दिमाग में रखना है। ये आपको कहीं भी लिखना नहीं है। फिर दूसरा क्वेश्चन दिए गए हैं, वो आपको होमवर्क में करना है। वो आपको अपने होमवर्क में करना है, आपकी टेक्स्ट बुक में ही। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इसी प्रकार हमारे राष्ट्रीय पशु होते हैं, फल होते हैं, फूल होते हैं, वृक्ष कौन कौन से होते हैं, वो चित्र चिपकाने हैं। आपको एक बात तो पता चल गई कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, तो उसी प्रकार पशु भी तो होते हैं राष्ट्रीय पशु होते हैं, फिर फूल होते हैं, फल होते हैं और पेड़ भी होते हैं। तो ऐसे चित्र आपको कहीं से कलेक्ट करना है और वहाँ पे चिपका देने हैं। हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है बच्चों? यस, शेर है, वो हमारा राष्ट्रीय पशु होता है। फिर फल तो आम, फिर फूल तो क्या होता है? कमल होता है। फिर वृक्ष, तो वृक्ष भी आपको ढूंढना पड़ेगा, वड होता है, वो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष होता है। राइट बच्चों, तो ये थे हमारे पार्ट 2 के एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, वो सब क्वेश्चन। राइट बच्चों, तो अब हमने हमारा चैप्टर नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। बच्चों ये आपको CW में और बाकी का जो पार्ट है वो आपको अपनी टेक्स्ट बुक में ही करना है। और बच्चों मैंने देखा चिड़ियाघर, वो आपको अपने रफ बुक में यानी कि होमवर्क में आपको लिखना है। कहीं से देखकर लिखना है, कहाँ से देखकर लिखना है? यस, आपको ये अपनी टेक्स्ट बुक से ही देख कर लिखना है। ये एक पोयम है। आप चिड़ियाघर देखने जाते हो ना, वहाँ पे जू में कौन कौन से पशु पक्षी है और लोग होते हैं, कैसा माहौल होता है, इसके बारे में सब वर्णन दिया गया है। वो आपको अपनी रफ बुक में लिखना है और गाना है। राइट बच्चों, तो यहाँ पे हमारा पार्ट 2 खत्म होता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो के लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय बाय।